अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 90 स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वलीद खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप का सफ़र कल इख्तिताम पजीर हो गया। बाबर आजम की कप्तानी में एक और सेमीफाइनल में शिकस्त हो गई। क्या बाबर आजम की कप्तानी में कुछ नकाइस हैं या फिर टीम बाबर आजम का साथ नहीं दे रही? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत से सितारे नज़र आए, लेकिन बहुत से सितारे इंजरी का शिकार भी हुए। क्या इंजरीज का शिकार होना, मुसलसल इंजरीज का शिकार होना, ये ज़्यादा क्रिकेट खेलने की निशानी है या फिर पाकिस्तान के फिजियोथेरेपिस्ट जो कि 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें तो ज़रूर ले रहे हैं, वो टीम की फिटनेस मसाइल को हल करने में नाकाम रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फ़खर जमान भी नाकाम नज़र आए, मोहम्मद हारिस भी नाकाम नज़र आए। बात करें बॉलर्स की तो शादाब खान भी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। तो फिर कौन बाबर आजम का साथ क्यों छोड़े? क्या बाबर आजम की कप्तानी में कुछ नकाइस नज़र आ रहे हैं या बाबर आजम टीम को लेकर नहीं चल पा रहे? मेरी नज़र में तो बाबर आजम ने जिस तरह से कप्तानी की वो काबिल तारीफ़ थी, क्योंकि गिरी हुई टीम को कुछ ही कप्तान संभाल सकते हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर अली अहमद। उनसे जानेंगे कि बाबर आजम की कप्तानी में क्या नकाइस नज़र आए और टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह ले रहे हैं। क्या इंजरीज का शिकार टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कामयाबी दिला सकती है? क्या इसी मोराल के साथ जाने के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल कर सकती है? सबसे पहले तो अली, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान को एशिया कप के लिए पहली होस्ट टीम बन गई है जो कि अपने मुल्क वापस आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सबसे पहले वलीद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं स्टार्ट करूंगा श्रीलंका से कि श्रीलंका ने कल बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। जैसा कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था, तो पाकिस्तान को जो है ना फेवरेट टीम कह रहे थे कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है और पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, तो इस वजह से पाकिस्तान को फेवरेट कह रहे थे। तो उसके बाद जिस तरह श्रीलंका ने थ्रू आउट क्रिकेट खेली है कि हमें लग नहीं रहा था कि श्रीलंका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जिस तरह वो बांग्लादेश के अगेंस्ट या जिस तरह वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट और जिस तरह लास्ट मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेले हैं, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, और इसका क्रेडिट उनको जाता है कि जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट ने श्रीलंका ने ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेले हैं वो। मेरे ख्याल से तो श्रीलंका पहले दिन से ही अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है। श्रीलंका के आप पिछले एशिया कप से पहले 10 मैचेस देखें, उनकी जो एवरेज थी, उनका जो स्ट्राइक रेट था, उनके जो ओपनर्स थे, उनका जो मिडिल ऑर्डर था, वो मुकम्मल परफॉर्मेंस देता नज़र आ रहा है। हालांकि हमने अपनी नंबर 1 टीम में भी ये चीज़ नहीं देखी, हम हमेशा बॉलिंग से जीतते थे या बैटिंग साइड से जीत जाते थे, लेकिन श्रीलंका ने तीनों महकमों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। तो अब श्रीलंका को आगे आप किस तरह देख रहे हैं और जो उन्होंने पहले मैचेस खेले पाकिस्तान के खिलाफ, उसको किस तरह देख रहे हैं? मैं बात करूंगा श्रीलंका की टीम के ऊपर के यंगस्टर टीम थी, उनके जो सीनियर बॉलर हशरंगा, आपको पता है कि वो भी इंजर्ड हो गए। तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह कम बैक किया है, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे क्या कि किसी को भी नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। और उसमें अगर देखें कि पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के बैट्समैनों ने कैसी बैटिंग की है, जैसे आपको पता फ़खर जमान जो पूरा टूर्नामेंट किया, उससे पहले आप अफगानिस्तान सीरीज़ में चले जाएँ तो फ्लॉप आ रहे हैं। हमने फिर उनको चांस दिया कल, तो कल वो इतना अच्छा नहीं खेले। उसके बाद अब्दुल्ला को चांस दिया तो अब्दुल्ला अच्छा खेले हैं। तो इस तरह जैसे आप पाकिस्तान की बैटिंग देखें ना, तो पाकिस्तान ने बैटिंग श्रीलंका के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं की है। जिस तरह अब्दुल्ला अच्छा खेले हैं और रिजवान और नीचे से इफ्तिखार अहमद अच्छा खेले हैं। आपने बात की फ़खर जमान की, तो फ़खर जमान के पिछले 10 मैचेस के स्टैट्स मेरे सामने हैं, उसमें एक भी 30 से ज़्यादा रन्स नहीं हैं। क्यों फ़खर जमान इस तरह शेल में चले गए हैं, या शायद बाबर आजम उनको उस शेल से निकाल नहीं पा रहे? क्योंकि माजी में हमने देखा जब धोनी अपने नाकाम प्लेयर्स को जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे होते थे, उनको सपोर्ट कर रहे होते थे, तो पाकिस्तान से एक चीज़ निकल रही होती थी, जी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जो प्लेयर शेल में गेम है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो कप्तान है वो सपोर्ट नहीं करता। अब हमने देखा बाबर आजम शादाब खान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बाबर आजम फ़खर जमान को भी सपोर्ट कर रहे हैं और बाबर आजम अपनी टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लेने के लिए ये बैक करना अपनी टीम को बहुत ज़रूरी है। तो क्यों बाबर आजम पे बार बार तनकीद होती है? प्लेयर की परफॉर्मेंस तो अलग बात है। मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर की बैक किसी हद तक होती है कि आप उसको 5 मैच, 6 मैच, 7 मैच खिला रहे हैं, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो यार जो बाहर आपके प्लेयर बैठे हैं, डगआउट में बैठे, आप उनको क्यों नहीं चांस दे रहे? जैसा कि कल आप देखें अब्दुल्ला शफी को आपने चांस दिया और उसने 50 नॉट आउट कर दिया है। इस तरह एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको रेस्ट करवा देते हैं। बड़े प्लेयरों को आप देखें, बड़े बड़े प्लेयर हैं, सचिन से परफॉर्म नहीं होता था, विराट कोहली भी बैट पे जाए, बाबर आजम भी बैट पे जाए। जब बड़े प्लेयर पे बैट पे जाए तो उसको आप रेस्ट दें, जब रेस्ट के बाद वो प्लेयर दोबारा आता है तो अच्छा परफॉर्म करता है। मेरे ख्याल से फ़खर
फ़खर जमान को रेस्ट देना चाहिए, जो उनको दोबारा फिर मैच खिला के उनका कॉन्फिडेंस भी नीचे आ गया और वो फ्लॉप भी हो गए हैं। आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस की बात पे कप्तानी की भी बात हो जाए थोड़ी सी। आप बाबर आजम की कप्तानी को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ जिस तरह बॉलिंग चेंज किए और कल श्रीलंका के खिलाफ, हालांकि हमारा बॉलिंग अटैक इंजर्ड है, जो नया रिप्लेसमेंट बॉलिंग अटैक है, उनको किस तरह देख रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी में, किस तरह उनको इस्तेमाल किया गया? अगर कल का मैच देखा जाए तो पाकिस्तान में ना बाबर आजम की जो कप्तानी है ना वो मुझे थोड़ी सी वीक नज़र आई है। उसमें आप देख लें कि ज़मान खान ने पहले नया बॉल किया है, नए बॉल के साथ वो 3 ओवर करने के बाद उनको आपने हटा दी है, आप वसीम जूनियर के लिए हैं। जब वसीम जूनियर आया तो उनको 2 ओवरों में, आपको पता 3 ओवर में स्कोर ज़्यादा हुआ है। उसके बाद ज़मान खान से आपने मिडल में भी ओवर नहीं करवाए और आप उसको जाके एंड पे 2 ओवर करवा रहे हैं। वो आपका मेन बॉलर है और उससे आप 5 ओवर करवा रहे हैं। ये चीज़ें आप देखें। और शदाब खान से आपने पूरे 9 ओवर करवा लिए हैं। शदाब आपको पता है कि टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, फिर भी आप उससे बुरा ओवर करवा रहे हैं। और जो लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है ज़मान खान, उससे आपने 5 ओवर करवाए हैं। बिल्कुल, आपने कहा ज़मान खान से 5 ओवर करवाए हैं, शदाब खान से 9 ओवर करवाए हैं, शहीन शाह अफरीदी से भी कम ओवर करवाए गए, मोहम्मद नवाज़ से भी कम ओवर करवाए गए। इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद को मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से कल बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बैटिंग में भी करके दिखाया, बॉलिंग में भी करके दिखाया। तो आप क्या देख रहे हैं, क्यों ज़मान खान पे एतबार नहीं किया गया, एतमाद का इजहार नहीं किया गया, शदाब खान पे किया गया, और क्यों मोहम्मद इफ्तिखार को 8 ओवर करवाए गए? आई थिंक मेरे ख्याल से ये है कि ज़मान खान का डेब्यू था तो कैप्टन को ये लग रहा था कि प्रेशर उन पे ज़्यादा ना आए। तो शदाब खान एक सीनियर प्लेयर के होते हुए उनसे ओवर ज़्यादा करवाए हैं। और जब जो विकेट देखे, विकेट को देख के भी आपने बॉलिंग करवानी है ना, तो विकेट को देखा जाए तो स्पिन हो रहा था, वहाँ पे ब्रेक ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए इफ्तिखार अहमद से उन्होंने ओवर करवाए। और इफ्तिखार अहमद बहुत अच्छी बॉलिंग किया, आपको पता है 3 आउट करके दी है और मेन बैट्समैन उनके आउट किए हैं, इसलिए इफ्तिखार और शदाब से ज़्यादा बॉलिंग करवाई उन्होंने। हाँ, आपने बात तो कर ली टेक्निकली, लेकिन फिर ये इल्ज़ाम क्यों बाबर आजम पे लगाया जाता है कि वो शादाब खान की दोस्ती में इतने, जिसे कहते हैं कि मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हुए हैं, कि वो उनसे 9 ओवर करवा गए, फ़खर जमान को पूरा टूर्नामेंट खिला गए? तो क्या ये दोस्ती का कोई चक्कर लग रहा है या कोई टीम में गड़बड़ लग रही है? देख लें जी, कोई भी कैप्टन है ना तो वो अपने साथ वाले प्लेयरों को साथ लेकर चलते हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग स्टार्टिंग से, जब से पाकिस्तान की क्रिकेट स्टार्ट हुई है, लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है। जैसा कि आप देखेंगे शदाब खान खेल रहे हैं और आपके पास एक लेग स्पिनर बाहर बैठे हैं, उसामा मीर, आपने उनको एक मैच भी नहीं खिलाया। तो आप उसामा मीर की तो बात करें, एक लेग स्पिनर पे पहले ही दोस्ती का इल्ज़ाम लगा के हमने उनको टीम से भी बाहर ड्रॉप कर दिया, जिनका नाम उस्मान कादिर था। जी। और दूसरी बात यह है कि वाइस कैप्टन वो इसलिए बने हुए हैं कि वो बाहर ही ना हो। कि वाइस कैप्टन आपको देखा पास्ट में शान मसूद को आपने वाइस कैप्टन बनाया और आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है, तो ये ज्यादती अगर शान मसूद के साथ हो सकती है तो वाई नॉट शदाब खान क्यों नहीं बाहर बैठ? आपने बिल्कुल यहाँ दुरुस्त कहा, शान मसूद को आप लेके जा रहे हैं वाइस कैप्टनसी पे। मुझे ऐसी इसलिए आ रही है कि शान मसूद जिस बेसिस पे टीम में आए थे, वो भी शायद आपको पता होगी कि किनकी कॉल्स पे वो टीम में आए, किनके दौर पे वो टीम में आए, तो ये भी आपको पता होगी। तो शान मसूद को यहाँ से लाहौर से कॉल जाती है, जी शान मसूद वाइस कप्तान होना चाहिए, जो कि माजी में भी होता है। हमारे चेयरमैन साहब कॉल करते रहे, जी इसको कप्तान बना दे, इसको नायब कप्तान बना दे। तो इस पे तो चीफ सेलेक्टर साहब ने भी इख्तलाफ कर दिया था कि क्यों शान मसूद को कप्तान बनाए, लेकिन एक प्रेशर था चेयरमैन साहब का, मैं खुल के कह रहा हूँ चेयरमैन साहब का, उन्होंने उनको वाइस कप्तान बनाया। तो क्यों शान मसूद क्या मेरिट पे वाइस कप्तान बने थे? उनकी तो टीम में जगह भी नहीं बनती थी। तो इस टाइम पाकिस्तान टीम में अगर शदाब खान नायब कप्तान है, तो मेरे ख्याल से शदाब खान ने माजी में परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। शदाब खान आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। एक टूर्नामेंट बुरा जाने से क्या हम शदाब खान को टीम से ही बाहर कर दें? अगर आप मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट की अगर आप बात करें तो शदाब खान के अगर आप स्टैट देख लिए तो 11 मैच, जो उनके 13 मैचेस हैं, लास्ट 13 मैचेस में 13 विकेट हैं। और उसके बाद अगर मेरिट की आप बात करें तो राना फ़हीम अशरफ को अगर आप देखेंगे, लंदन जाकर अगर आपने अपना टीम में नाम डलवाना है तो हर प्लेयर लंदन ही चला जाए, फिर लंदन ये आपने बहुत अच्छी बहस का आगाज किया है, इस पे भी मैं आपको फेंक दूंगा। आप लंदन चले जाए, लंदन जाए और पाकिस्तान टीम में नाम डलवा लें, फिर तो यही चल रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, और तो कुछ नहीं। परफॉर्मेंस तो किसी ने देखनी नहीं है। राना फ़हीम अशरफ की क्या परफॉर्मेंस है, लास्ट मैचेस आप देख लें, उन्होंने कौन सा डोमेस्टिक खेला, कौन सी लीग खेली, किस बिना पे उसको आप टीम के अंदर लेके आए हैं। और टीम के अंदर जब आप लेके आए तो आपने एशिया कप में देख ही लिया राना साहब ने क्या परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से राना फ़हीम अशरफ इस टाइम टीम की भी ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे आपको ब्रेक मिलता है 11 से 31 ओवर्स तक, वहाँ पे राना फ़हीम अशरफ जैसा एक ऑलराउंडर होना चाहिए। अगर आप राना फ़हीम अशरफ पे बात कर रहे हैं तो राना फ़हीम अशरफ ने बिल्कुल कायद
आजम ट्रॉफी भी खेली है, बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, बिल्कुल लीग्स भी खेली हैं और इंटरनेशनल लीग्स में वो परफॉर्म करके टीम में आए हैं। अगर आप बात करें राना फ़हीम अशरफ की, तो हमने राना फ़हीम अशरफ को सिर्फ 2 मैचेस दिए हैं। उन 2 मैचेस का आज भी आप रिकॉर्ड निकाल लें, पाकिस्तान टीम के नसीम हारिस और शहीन उस तरह से बॉल नहीं कर रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह से राना फ़हीम अशरफ ने आगे बॉलिंग की। राना फ़हीम अशरफ नो डाउट अपनी बैटिंग पे थोड़ा सा काम करें तो बेहतर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप लंदन का बयान राना फ़हीम अशरफ पे लगा रहे हैं तो लंदन में बहुत सारों की मुलाकातें माजी में भी होती आई हैं और आगे भी होती रहेंगी। ठीक है, तो ये टीम की सिलेक्शन लंदन से ही होनी है, तो फिर मेरा ख्याल से कि सिलेक्शन कमेटी को घर चले जाना चाहिए, सियासतदानों को ही टीम के फैसले कर लेने देने चाहिए। अभी भी सियासतदान ही करते हैं, चेयरमैन जो लगाते हैं। तो क्यों हम एक प्लेयर पे, क्यों टैलेंटेड प्लेयर पे हम लंदन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हम टैलेंटेड प्लेयर की क्यों परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, हम उन पे लंदन का बयान बार बार लगा रहे हैं? तो टैलेंटेड प्लेयर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस ग्राउंड में दिखाता है। हमने उसको इस्तेमाल किया एशिया कप में, राना फ़हीम अशरफ ने हमें क्रूशियल विकेट लेके दी। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया, उन्होंने वो सीम और स्विंग लेके दिया जो शायद नसीम शाह भी नहीं ले रहे थे उस विकेट से। तो आप इसके बारे में क्यों बार बार लंदन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? लंदन का इल्ज़ाम मैं इसलिए नहीं लगा रहा, ये हकीकत है, एक सच है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि सियासत को और क्रिकेट को दोनों को अलग-अलग होना चाहिए। तो जब आप सियासतदानों के पास जाएंगे, जब उनको कहेंगे हमारा नाम डलवाएं, तो फिर ये हेडलाइन में आएंगे ना, तो वहाँ अगर ना जाते तो बात ये ना, वहाँ पे गए हैं तो उसके बाद इनका फ़ौरन नाम मैं माजरत के साथ आपको यहाँ ही रोकना चाहूँगा। अगर किसी खिलाड़ी का ताल्लुक किसी सियासी बैकग्राउंड से है, तो वो अगर सियासी बैकग्राउंड में अपने वालिद या चचा के साथ जाके अपने सियासी लीडर से मुलाकात करते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने सिफारिश की है किसी चीज़ की। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिनके पास वो गए हैं वो खुद क्रिकेट लवर लोग हैं और उनकी हर मैचेस के बाद ट्वीट भी आ जाती है कि फ़लाने प्लेयर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और फ़लाना प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। तो राना फ़हीम अशरफ का ताल्लुक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। उनके जो ताया हैं या चाचा वो स्पीकर पंजाब असेंबली रहे हैं साबिक। तो मेरे ख्याल से राना फ़हीम अशरफ अगर उधर चले गए हैं तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। यहाँ पे वज़ीर लग गए हैं कुछ लोग, तो क्या हम उन पे भी बहतान लगाएंगे? यहाँ पे कुछ एक्स क्रिकेटर जो कि अब क्रिकेट से बिल्कुल आउट हैं, एक्स तो नहीं खैर, वो भी जाके मुलाकात करते हैं, क्या उनको हम वर्ल्ड कप खेलने भेज रहे हैं? तो ज़रूरी नहीं किसी सियासी बैकग्राउंड के खिलाड़ी का ताल्लुक सिफारिश से हो, उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें, 100 दफ़ा करें। परफॉर्मेंस आप मुझे राना साहब की एक बता दें कि डोमेस्टिक में उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, उन्होंने इंटरनेशनल लीग में क्या परफॉर्म किया है, किस परफॉर्मेंस की बेस पे उनका एशिया कप में नाम है, मुझे उसका जवाब दे दें बस। उससे पहले आप आमिर जमाल को खिला रहे हैं। आमिर जमाल का क्या गुनाह है कि उसके पीछे कोई सिफारिश नहीं है, उसके पीछे कोई सियासतदान उसकी बैग नहीं कर रहा, उसका नाम क्यों बाहर निकाला गया है? हालांकि वो इससे तेज़ बॉलर हैं, आप उनकी अभी भी स्पीड चेक कर लें, 140 प्लस कर रहे हैं और बैट्समैन भी इनसे अच्छे। राना फ़हीम अशरफ का इंटरनेशनल रिकॉर्ड निकाल रहे हैं और उनका नेशनल रिकॉर्ड निकाल लें। मुझे दिखा देंगे उन्होंने कौन सा पाकिस्तान को मैच जितवाया, कौन से वो बेंच स्ट्रोक बने हुए हैं जिनकी हम बैक करी जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में उनको लेके जा रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। आपने बात की राना फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस की, तो मैंने फ़ौरन उनके स्टैट्स निकाले। आपने शादाब की 13 पे 13 विकेटें तो गनवा दी, लेकिन राना फ़हीम अशरफ की आपने 10 मैचेस में मेरा ख्याल विकेटें नहीं देखी। राना फ़हीम अशरफ की 10 मैचेस में विकेटें उनके मैचेस से ज़्यादा हैं, तो हम उन पे तनकीद नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि राना फ़हीम अशरफ की जो बॉलिंग स्टार्ट्स है, बॉलर खेल रहे हैं, वो एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं। ऑलराउंडर में आपने सिर्फ उनसे बॉलिंग करवानी है, बैटिंग नहीं करवानी। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ये कि आप सिर्फ बॉलिंग करवानी है, तो आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर क्यों नहीं खिला देते? हाँ, एज ऑलराउंडर हम उसको लेके जा रहे हैं। अगर वो बैटिंग में कुछ नहीं कर रहे तो आप उनको निकाल दें बाहर। आपको ये भी बताता चलूं कि पिछले 10 मैचेस में राना फ़हीम अशरफ की सिर्फ 4 दफ़ा बारी आई है। तो जिस नंबर पे वो जाके बैटिंग करते हैं, उस नंबर पे एक पावर हिटर की ज़रूरत होती है। अगर आपको भी 2 ओवर दे दिए जाएंगे, 2 ओवरों में यार आपने इतना करना है, तो मेरा ख्याल से आप भी 2 या 3 ही कर पाएंगे। तो अगर राना फ़हीम अशरफ को एज ऑलराउंडर खिला रहे हैं, वो इसलिए खिला रहे हैं कि क्रूशियल मैचेस, जैसा कि कल मोहम्मद नवाज़ को ऑलराउंडर खिलाया आपने, जब उन पे मैच पड़ा तो वो आउट हो गए। कप्तान का भी शायद शेकी कॉन्फिडेंस है राना फ़हीम अशरफ पे, लेकिन राना जिस तरह से बॉलिंग में परफॉर्मेंस दे रहा है और जिस तरह से राना फ़हीम अशरफ ने डोमेस्टिकली परफॉर्म किया, मैंने राना फ़हीम अशरफ को पर्सनली एक लाहौर के एक टूर्नामेंट में देखा और बहुत करीब से देखा। तो उन्होंने जिस तरह विकेटें ली, उस विकेट पे जहाँ पे प्योर बैटिंग विकेट थी और उसमें बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे थे, तो उसमें जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और जो उन्होंने रिदम अपना इंप्रूव किया हुआ है। आप आमिर यामीन की तो बात कर रहे हैं, क्या आमिर यामीन की पेस राना फ़हीम अशरफ से ज़्यादा है? नहीं।
आमिर यामीन स्लो बॉलिंग करते हैं। हमें यहाँ पे वो बॉलर चाहिए जो टेक्निकली स्ट्रांग हो। आमिर यामीन को कहीं हमने रिवर्स स्विंग मिलता नहीं देखा, आमिर यामीन को कहीं हमने बाउंसी स्विंग करते नहीं देखा, लेकिन हमने राना फ़हीम अशरफ को अफगानिस्तान के खिलाफ बाउंसी स्विंग करते हुए भी देखा, उनको स्विंग मिलते भी देखा, उनके पास दोनों स्विंग हैं। आमिर यामीन सिंपल ऑलराउंडर बॉल कर रहे हैं, नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, वो डोमेस्टिकली परफॉर्म भी करते हैं या माजी में हमने उनको चांसेस भी दिए, लेकिन उस तरह से चांसेस नहीं दिए जिस तरह उनको देने चाहिए थे। उनको ये कहते हैं कि उस तरह चांसेस नहीं दिए जिस तरह राना फ़हीम अशरफ को मिले। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान टीम से बाहर होने के बाद एक दफ़ा कम बैक हुआ, उसके बाद कम बैक भी नहीं उनका हुआ। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये हकीकत है ना, इसके पीछे भी सियासतदानों का हाथ है। नहीं, सियासतदानों का हाथ क्या, साइम अयूब के पीछे भी सियासतदान है। बगैर कैसे कम बैक हो सकते हैं? आप साइम अयूब के पीछे भी सियासतदान है, उनको एक मैच खिला के बाहर बिठा दिया, तो सियासतदानों से अब निकला जाए मेरे ख्याल से। अब बात क्रिकेट पे थोड़ी सी करें। यहाँ पे साइम अयूब को आपने बाहर इसलिए निकाला कि फखर जमान और इमाम आपके पास हैं, और ये दोनों वो प्लेयर हैं जो टॉप 10 में हैं। आप टॉप 10 वाले प्लेयरों को उठा के बाहर फेंक देंगे और आप नए लड़के को ले आएंगे। आपने अभी कहा फखर जमान परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी आप कह रहे हैं फखर जमान टॉप। बैड परफॉर्मेंस अभी अफगानिस्तान सीरीज से चल रही है। नहीं, अफगानिस्तान सीरीज से नहीं, फखर जमान की परफॉर्मेंस तो बहुत पहले से चल रही है। अगर इतनी बैड परफॉर्मेंस चल रही थी तो टॉप 10 में होते वो। बिल्कुल टॉप 10 में तो वो है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? आप दुरुस्त कह रहे हैं कि टॉप 10 में है फखर जमान, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि साइम अयूब को हमने फखर जमान की वजह से बाहर निकाल दिया। फखर जमान परफॉर्म नहीं करे तो अब साइम अयूब को आना चाहिए वापस। बात ये कर रहा हूँ कि आपके पास टॉप 10 वाले बैट्समैन है, आप उनको खिलाएंगे या आप उसको खिलाएंगे जिसका डेब्यू हुआ है और अभी यंगस्टर है, इतने बड़े टूर्नामेंट में आप उसको साथ लीजिए। लेकिन आप साइम अयूब की करेंगे ना, कैप्टन तो इत्मीनान उन पे करेंगे जो आपके पास 2-3 साल से खेल रहे हैं और जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो टॉप 10 में है। लेकिन आप देखें साइम अयूब ने पिछले 4 मैचेस में सीपीएल में खेले हैं, एक उनमें तकरीबन 350 हो गए हैं, अब उनके 3 या 4 50 हैं उनके, तो उनकी परफॉर्मेंस अब नॉक कर रही है। अब क्या उनको वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में लेके जाना चाहिए या बाबर आजम को दिलेरी का मुजाहरा करते हुए सेम टीम के साथ जाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो अभी तो सेम टीम के साथ जाना चाहिए। चेंजिंग इतनी करेंगे तो बाबर आजम बाद में ये भी कह सकते हैं जी मैं इन प्लेयरों का कह रहा था, उन्होंने वो प्लेयर डाल दिए, तो इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी। 2 से 3 चेंजिंग होनी है, जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सबको पता है। ये चेंजिंग होनी, इतनी बड़ी चेंज नहीं है पाकिस्तान टीम में। बाबर आजम ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम में एक मीटिंग की है, जो पोस्ट मैच मीटिंग होती है टीम की, उसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं, जिसमें एक जो बीच में से एक चीज़ निकली है वो ये भी निकली है कि शायद टीम का जो इत्तेफाक था वो ख़त्म हो गया। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि टीम में अब इत्तेफाक नहीं रहा? बात ये है कि जब तक आप जीतते रहे ना तब तक इत्तेफाक भी रहता है। जब आप मैच हारना स्टार्ट करते हैं या जब आप पे बैट पे जाता है तो बहुत सारे आपके साथी भी आपका साथ छोड़ जाते हैं। टीम के अंदर लॉबी स्टार्ट हो जाती है, टीम के अंदर ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब भी क्या पाकिस्तान के पास में भी चला जाए, आपको पता 2009 में यूनुस खान के अगेंस्ट लोगों से हेल्प लिया गया था कि जी इनके खिलाफ आप बोलें, तो ये पाकिस्तान का पास्ट भी अगर देख लें तो ऐसा ही है। तो अभी भी अगर पाकिस्तान हारेगा तो यही चलेगा। आपने बिल्कुल पास्ट की बात की, तो पास्ट में पाकिस्तान टीम में जब भी ग्रुपिंग हुई उसमें सीनियर प्लेयर भी शामिल थे, लेकिन बाबर आजम के पास तो कोई सीनियर प्लेयर ही नहीं है। तो बाबर आजम के खिलाफ किसने महाज खड़ा कर दिया? क्योंकि बाबर ने तो बहुत गुस्सा किया कल अपनी पोस्ट मैच का उसमें मीटिंग में कि क्यों खिलाड़ी अपनी अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़्यादा सुपरस्टार ना बने। ये हमारे ज़राए ने हमें खबर तो दे दी है, लेकिन आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि कौन सुपरस्टार बन रहा है, किसकी थ्रो विकेटों तक नहीं पहुंच रही, या कौन दायरे में खड़ा होकर तेज तेज थ्रो ही मार रहा है। ये तो आपकी बात ठीक है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जिसने बाउंड्री से थ्रो किया तो वो 1 बाउंस सही है, थ्रो भी पूरा पहुंचा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका नाम लेना मीडिया भी एक अच्छी बात है। तो ये चीज़ें ये मीडिया पे ना ही आए तो अच्छी बात है कि इससे ये देखा जा रहा है कि वर्ल्ड कप इतने बड़े इवेंट के लिए हम जा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ना अच्छी नहीं है। और ये मीडिया पे बातें आनी भी नहीं चाहिए। ये इनके अपने मामलात हैं, ये खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अली, मेरा यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं आपको लास्ट सवाल ये करूँगा, कौन सा माफिया है जो बाबर को कप्तान नहीं देखना चाहता? बार बार बाबर के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा कर दिया जाता है। क्या मोहब्बत ख़त्म हो गई बाबर आजम के लिए, जो बाबर के हैशटैग चलाया करते थे, जो कुछ ट्वीटों में बाबर आजम को शेर दिखाया करते थे, और कुछ ट्वीटों में बाबर आजम को पहले जब माजी में वो जाते थे तो बाबर आजम के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या लिखते थे? तो कौन सा ये माफिया है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि शायद मेरी नज़र में वो क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं रखते, वो बाबर आजम के पीछे पड़े? मैं इस पर थोड़ी सी लंबी बात करूंगा। अगर आप पास में जाएं तो आपको पता है कि पाकिस्तान 2021 का सेमीफाइनल आ रहा है।
लोगों ने कहा जी जो बाबर आजम के चाहने वाले हैं उन्होंने कहा अभी सीख रहा है। आप 2022 का सेमीफाइनल और फाइनल हारे हैं, लोगों ने कहा बाबर आजम सीख रहा है। आप एशिया कप का फाइनल हारे हैं 2022 का, लोगों ने कहा बाबर आजम सीख रहा है। आप 2023 का अभी सुपर 4 से बाहर हो गए, लोगों ने कहा बाबर आजम सीख रहा है। बाबर आजम कब तक सीखेगा? जब आप 4 से 5 बड़े इवेंट या 2-3 वर्ल्ड कप हार जाएंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे बाबर आजम सीख रहा है। एक मेरा ये पॉइंट है, और दूसरा मेरा पॉइंट ये है, बाबर आजम के ऊपर उंगलियां तब उछाली जाती हैं जब वो किसी प्लेयर को लेके आता है। मोहम्मद हारिस की जब सिलेक्शन हुई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस बिना पे उसकी सिलेक्शन हुई है। PSL के ऊपर उन्होंने 2-30 की उनकी सिलेक्शन हो गई है। इमर्जिंग कप आप उठा के देख ले, 150 है, 5 मैचेस हैं, उसके अंदर इनकी बैड परफॉर्मेंस है। आप मोहम्मद हारिस को खिला रहे हैं। मोहम्मद हारिस ने, आपको पता जब कल वो खेल रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि एक प्रॉपर बैट्समैन है। प्रॉपर बैट्समैन आप बाहर बैठे हुए तैयब ताहिर, वाई नॉट? अगर आपने फ़खर जमान मीन्स के अच्छा नहीं खेल रहे तो आप मोहम्मद हारिस को ओपन करवा लें, मोहम्मद हारिस के बाद तैयब ताहिर का मिडल ऑर्डर में ले लें। नहीं, आपने फ़खर जमान को ही खिलाना है। लेकिन मोहम्मद हारिस को अगर आप थ्रू आउट देखें, बहुत ही बैड खेल रहे हैं कि ऐसी लग ही नहीं रहा था कि वो प्लेयर खेल रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो वाई नॉट? पाकिस्तान के डोमेस्टिक में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर पड़े हुए हैं, आप उनको क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मोहम्मद हारिस को शायद उस परफॉर्मेंस पे नहीं रखा गया जिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बाकी खिलाड़ियों को परखा गया। तैयब ताहिर ज़रूर पाकिस्तान टीम के लिए खेलने चाहिए थे। तैयब ताहिर की जो माजी की परफॉर्मेंसेस हैं उसको भी देखना चाहिए था, उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि हम अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक और तीसरे नंबर पे फ़खर जमान को बारी करवा लेते, चौथे पे बाबर आजम आ जाते और 5वें पे मोहम्मद रिजवान चले जाते। इस पर बात करेंगे हम अगले प्रोग्राम में। अभी आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पे और बाबर आजम पे बेजा तनकीद पे। लेकिन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम एक शेल में जा चुकी है। उस शेल से बाहर निकलने के लिए कप्तान को दिलेर बनना पड़ेगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप स्क्वाड में मेरा नहीं ख्याल कोई तब्दीलियाँ करनी चाहिए, इसी टीम के साथ जाना चाहिए और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में दिलेर क्रिकेट खेलनी चाहिए। दिलेर क्रिकेट पाकिस्तान में हमेशा से एक फुकदान रहा है। तो क्यों हम बाबर आजम पे बेजा तनकीद करते हैं? क्यों एक माफिया खड़ा होता है, हैशटैग ट्रेंड्स चला दिए जाते हैं? क्यों हर कप्तान के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया जाता है? तो बाबर आजम, आप पाकिस्तान का झंडा इसी तरह फ़ख्र से बुलंद करते रहें और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करते रहें। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।